नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज हम थर्ड कर्नाटिक वॉर अर्थात थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब आप हिस्ट्री को मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। इसी प्रोसेस के तहत आज हम मैप को फिर से देखते हैं। ये जो एरिया है यह आपका हैदराबाद वाला एरिया है, यह कर्नाटक वाला एरिया है, यह नॉर्दर्न सरकार का एरिया है। फ्रेंड्स, सब सूबा और सूबा का कंसेप्ट बताते वक्त मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हैदराबाद का एरिया है वह सूबा था मुगल एम्पायर का, और जो कर्नाटक का एरिया है सब सूबा था हैदराबाद का। इस तरह से जो कर्नाटक का एरिया है इनडायरेक्टली जो मुगल साम्राज्य था उसका ही पार्ट था। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो कर्नाटक नाम क्यों पड़ा ये डिस्कस कर चुका हूँ। दोनों का कैपिटल हैदराबाद और ऑरकोट ये बता चुका हूँ इसी पिछले वाले वीडियो में। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो वॉर एंड बैटल, वॉर और बैटल में क्या अंतर होता है। वॉर एक बहुत बड़ा टर्म है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, कर्नाटक फर्स्ट वॉर हो गया। इसमें बहुत सारे बैटल होते हैं, मतलब एक वॉर में बहुत सारे बैटल होते हैं। इट मीन्स मेनी बैटल्स आर द पार्ट ऑफ वन वॉर। इस तरह से ये डिफरेंस है वॉर और बैटल में। जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर हुआ था उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल था वो बैटल ऑफ अडियार था, जिसको सेंट थॉम बैटल भी कहते हैं। उसके डिस्कस मैंने कर चुका है। जो सेकेंड कर्नाटक वॉर था उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल था वो बैटल ऑफ ऑरकोट था। और आज जो हम बात करेंगे थर्ड कर्नाटक वॉर, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल होगा वो बैटल ऑफ वोंडिवाश होगा, जो कि आज का जो तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में वहां पे लोकेटेड है। नॉर्दर्न सरकार की बात मैंने कर चुका, तिरुचिरापल्ली के बारे में मैंने बात कर चुका है। कुछ साइट्स है उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका यनम है, ये मुसलीपट्टनम है, ये मद्रास है, ये पौंडीचेरी है, ये सेंट फोर्ट डेविड है, ये आपका करैकाल है, ये तंजावुर है, ये तिरुचिरापल्ली है, ये वोंडिवास यहाँ पे है, ये ऑरकोट है, ये हैदराबाद है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, कई बार से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 3 ऑप्शंस है, तीनों ऑप्शन कर्नाटक वॉर है उससे रिलेटेड है। फर्स्ट कर्नाटक वॉर के बारे में हम जान चुके हैं। इसका जो ट्रीटी है जिससे एसोसिएट है वो एक्सला चैपल से है। सेकंड जो है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से एसोसिएट है। और जो थर्ड कर्नाटक वॉर है ये किससे एसोसिएट है आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो लास्ट तक बने रहिए, वहां हम डिस्कस कर लेंगे। और जो ये मेंस का क्वेश्चन है, द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी इन इंडिया वाज फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ ग्लोबल कॉलोनिज्म एंड इंडेड विद द ब्लड ऑफ इंडियंस एनालाइज। इसके बारे में बता चुका हूँ। इसके बारे में आप आंसर लिखिए और हम इसका फीडबैक देंगे। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर से इसका जो टाइम है वो 1758 से लेकर 1763 के बीच में है। ये जो युद्ध है जो एंग्लो फ्रेंच वॉर थर्ड, यह जो आउटब्रेक हुआ है भारत में, इनका जो भूमिका जो है, इसका जो बैकग्राउंड है वह तैयार किया था 7 ईयर्स वॉर जो कि यूरोप में हुआ था 1756 से लेकर 1763 के बारे में। अब सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है, तो ज़्यादा आसान होगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये प्रूसिया है और ये ऑस्ट्रिया है। फ्रेंड्स, ये प्रूसिया और ऑस्ट्रिया में उस जमाने से संघर्ष होते आ रहा था। प्रूसिया जो है वो जितने भी जर्मन स्पीकिंग स्टेट थे उन पे अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और जो ऑस्ट्रिया है प्रूसिया के इसी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के प्रोसेस को काउंटर करना चाहता था। इसलिए इस यूरोपियन कॉन्टिनेंट में प्रूसिया वर्सेस ऑस्ट्रिया हो गया, और बाद में इन दोनों में और सारे कंट्री इसका पार्ट होते गए और 2 ग्रुप बन गया। एक ग्रुप था जिसको लीड कर रहा था प्रूसिया, जिसका समर्थन करने वाला ग्रेट ब्रिटेन था, पुर्तगाल था और होनेवर था। ये जो है ये एरिया होनेवर है, ये आपका पुर्तगाल है और ये ग्रेट ब्रिटेन है जो रेड में दिख रहा है आपको। और जो दूसरा था वो ऑस्ट्रिया था, इसका जो सहयोगी कंट्री था वो फ्रांस था, स्पेन था, और यहाँ पे एक सेक्सोनी है ये है, और रसिया है। इस तरह से जो यूरोप है ये 2 ग्रुप में बट गया था। और इन सारे कंट्री का पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ कॉलोनीज था वहाँ ये युद्ध चल रहा था। भारत में भी इन दोनों का कॉलोनीज था, मतलब भारत में भी ये दोनों कंपनी आ चुकी थी। तो यहाँ दोनों आपस में लड़ाई किए तो भारत में भी ये युद्ध शुरू हो गया। इस तरह से यह युद्ध भारत में एक तरह का बैकग्राउंड का काम किया। ये जो मैप है इसमें आप सिंपल देख सकते हैं कि एरिया ऑफ बैटल ग्राउंड, एरिया ऑफ बैटल ग्राउंड क्या है। ये जो रंग देख रहा है आपको ये एरिया ऑफ बैटल ग्राउंड है, ये बैटल ग्राउंड है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और फिर भारत में आ जाइए तो ये पूरा एरिया जो दक्कन वाला एरिया है या एरिया ऑफ बैटल ग्राउंड था। 7 ईयर्स वॉर की बात कर रहा हूँ, और ये भी जो है बैटल ग्राउंड था और यहाँ भी था। इस तरह से आप देखते हैं कि वर्ल्ड के लगभग हर पार्ट में यह 7 ईयर्स जो वॉर चल रहा था उसका बैटल ग्राउंड था। इसलिए बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि जो 7 ईयर वॉर्स था वास्तव में यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। लेकिन फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के लिए
हर एक कॉन्टिनेंट में वॉर हो, सिर्फ एक शर्त है, इसके अलावा बहुत सारे अन्य शर्त है। एक जो शर्त और होना चाहिए वो है टोटल वॉर होना बहुत जरूरी है। व्हाट द मीनिंग ऑफ टोटल वॉर? टोटल वॉर का मतलब होता है कि जितने भी अन्य सिविलियंस है उनका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट जब हो जाता है, दूसरा शर्त। और तीसरा शर्त जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी रिसोर्सेस है उन सारे रिसोर्सेस को डाइवर्ट करके जब युद्ध की तैयारी में लगा दिया जाता है, तब इन सारे शर्त को मिला दे, पहला दूसरा तीसरा जो मैं आपसे डिस्कस किया, इन सारे को मिला दे, तब उसको हम बोलते हैं टोटल वॉर और वर्ल्ड वॉर। तो इसमें से सिर्फ एक शर्त को पूरा कर रहा था, इसीलिए इसको अभी रिकॉग्निशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में नहीं मिला है, इसको सिर्फ 7 ईयर्स वॉर ही हम कहते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक है थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर की बात कर रहा था कि 7 ईयर्स वॉर ने किस तरह से इसका भूमिका तैयार किया इस कर्नाटिक वॉर का। और यह जो कर्नाटिक वॉर है ये बहुत ही डिसिसिव, बहुत ही निर्णायक युद्ध था साउथ इंडिया में, खास करके एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा था उसमें। इसमें क्या हुआ, अभी तक जो फ्रेंच का पोजीशंस था बहुत ही वीक हो चुका था इस वॉर से पहले, क्योंकि उनके पास फिनेंशियल डिफिकल्टीज बड़े पैमाने पे थे। वो अपने जो सोल्जर्स थे उनको भी पेमेंट नहीं दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही 7 ईयर्स वॉर शुरुआत हुआ तो वर्ल्ड में जहां जहां युद्ध हो रहा था वहां वहां ब्रिटिश सरकार और फ्रेंच सरकार अपनी अपनी सेना को भेजना शुरू किया। इसी चीज़ों को देखते हुए भारत में भी फ्रांस की सरकार ने काउंट द लेली के नेतृत्व में अपनी सेना को भेजा दक्कन, भारत में। इस तरह से इनके आते ही भारत में यहाँ की जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका पोजीशन थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ। लेकिन जैसे यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पोजीशन स्ट्रांग हुआ, वैसे ही बंगाल से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्लीट है, जो नौसैनिक का बेड़ा है, वह दक्कन आ गया। और दक्कन आते ही उन्होंने जितने भी फ्रेंच थे एरियाज उस पर बहुत ज़्यादा अटैक करना शुरू कर दिया। ये बात है 1758 का। और जो इतने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे कर्नाटक में वो फ्रांस का ख़त्म हो गया, लॉस्ट हो गया। जो लालिस इससे पहले मद्रास को सीज किया था उनको भी विड्रॉ करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना भाग ले रहा था उसमें जितने भी युद्ध में खर्च हुए थे वो सारे खर्च ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नाटक के नवाब को बोला कि तुमको पे करना पड़ेगा, और नवाब को पे करना पड़ रहा। तो ये सारे जो कहानी है ये 1758 का चल रहा है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बैटल इस युद्ध में हुआ है वो 1760 ईस्वी में हुआ है, वनडी वॉर्स का युद्ध। इसको जब हम लोग तैयारी करते थे उसको समझते थे, ऐसे कहते थे कि इस वनडी वॉर्स के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को वॉश कर दिया, मतलब धो दिया। इस तरह से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। इस बैटल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था वो जनरल आयरकूट थे, और उन्होंने जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को लीड कर रहा था काउंट द लेली, उनकी सेना को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया। जो पौंडीचेरी था उसको भी सीज कर लिया, और फिर से कर्नाटक के नवाब को बोला कि इस युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ है उन सारे खर्चे को तुम पे करे हुए, और उनकी सेना को जितना भी खर्च हुआ था उसको इस नवाब को पे करना पड़ा। फ्रेंड्स, उसके बाद इस युद्ध की समाप्ति ट्रीटी ऑफ पेरिस से हुआ, जो 1763 ईस्वी में ये समझौता हुआ था। इसके बाद ये युद्ध खत्म हो गया। लेकिन इसका जो शर्त था वो शर्त के अनुसार जितने भी फ्रेंच के पोजीशंस थे इंडिया में उनको प्रोटेक्टरेट स्टेट्स का दर्जा दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी फ्रेंच पोजीशंस थे उनका प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका होगा, मतलब पहला शर्त हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये कहा इस संधि के तहत कि कोई भी फोर्टिफिकेशन और कोई भी स्टैंडिंग आर्मी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रखेगी। तीसरा शर्त यह था कि जो पौंडीचेरी और दूसरे टेरिटरीज को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को रिटर्न किया जा रहा है उसमें भी कभी भी फोर्टिफिकेशन नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे बस एक ट्रेडर्स के रूप में सिमट के रह गया। इसके साथ ही जो इंग्लिश है वह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सुप्रीम यूरोपियन पावर के रूप में उभरा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लेसन है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो बैटल ऑफ वनडी वॉर्स है, यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी नेटिव्स थे वो सर्व कर रहे थे सिपाही के रूप में दोनों आर्मीज में। फ्रेंच आर्मी में भी सिपाही थे और जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें भी सिपाही थे। यह चीज़ यहाँ पे एक मैसेज देता है, यह हमको समझना पड़ेगा कि यह साबित करता है कि कोई भी साइड जीते, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हिच साइड वन, कोई भी साइड जीते, या तो फ्रेंच जीते या तो ब्रिटिश जीते, यह बिल्कुल तय था कि भारत को यूरोपियंस का गुलाम होना ही होना है।
क्योंकि जितने भी सिपाही थे वो आपस में एक होकर के इन यूरोपियन कंपनीज के अगेंस्ट में नहीं लड़ रहे थे, ये उनके सहयोगी थे। एक दूसरे जो आपस में लड़ रहे थे उनको ये सहयोग दे रहे थे एज ए सिपाही। मतलब इसमें भारतीयता का कंसेप्ट अभी नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ नमक खाए हैं तो नमक का हक अदा करेंगे, ये जो एक सिपाही में, उस समय के सिपाही में ये भावना था, ये मोरल था, ये इथिक था। इसी के प्रभाव में आकर के जो पेमेंट देता था, जो पैसा देता था, जो भत्ता देता था, उनके लिए लड़ाई लड़ना है, उनके लिए जान देना है, ये उनके पास था। इनके पास जो अपने देश के प्रति ड्यूटी होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, वो भावना नहीं था। इसीलिए यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे फ्रांस जीते या चाहे इंग्लैंड जीते, मतलब इंग्लिश जीते, भारत को गुलाम होना ही होना था। क्योंकि जिन पर भारत के लिए लड़ने की जिम्मेदारी थी वो तो इन यूरोपियन कंपनीज के लिए लड़ाई लड़ रहा था, इसीलिए भारत को गुलाम होना ही होना था। फ्रेंड्स, इतना कमजोर भारतीय पोजीशन था, इसका परिणाम ये हुआ कि जो कर्नाटक का एरिया था उसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से प्रैक्टिकल रूप से वहाँ का मालिक बन गया। वहाँ का मतलब उनका डिसीजंस लेने वाला जो है सर्वे सर्वा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही बन गया। जो ट्रीटी हुआ था उसमें ये एश्योर किया गया था कि जो नवाब का पोजीशन है, मतलब कर्नाटक के नवाब का पोजीशन है, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वह सिर्फ नॉमिनल सॉवरेनिटी ही उसको रहा। उनको जितना भी डिसीजंस लेना होता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे ही डिपेंडेंट होकर के डिसीजंस लेते थे और 1801 तक यह पोजीशंस बना रहा। लेकिन बाद में जो नवाब के डेथ करने के बाद उनके जो उत्तराधिकारी बने उनको बाद में हटा करके कर्नाटक के क्षेत्र को एनेक्स कर लिया गया और उसके उत्तराधिकारी को पेंशन दे करके भेज दिया गया। ठीक यही हाल हैदराबाद का भी हुआ। हैदराबाद भी इंग्लिश पे डिपेंडेंट होंगे और 1766 ईस्वी में हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो नॉर्दर्न सरकार का जो एरिया है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैदराबाद के निज़ाम को सपोर्ट कर रहा था। किसके अगेंस्ट? तो जितने भी निज़ाम के दुश्मन थे, स्पेशली मराठा से जो युद्ध चल रहा था निज़ाम का, उस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो सपोर्ट कर रही थी उसके बदले में नॉर्दर्न सरकार का एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों जो एरिया था हैदराबाद का और कर्नाटक का, वह इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में आ गया था। ये जो बैटल हुआ इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ? इस एंग्लो फ्रेंच जो लाइब्रेरी था इनका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ। पहले जो युद्ध हो रहा था उसमें इंडिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहीं पे अपना कुछ सैनिक को यूरोप से लाते थे और यहीं के सिपाही को भर्ती करते थे। लेकिन जो एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ इसमें जहाँ जहाँ युद्ध होता था वहाँ पे दोनों सरकारें अपने सेना को भेजती थी। इसी प्रोसेस में ब्रिटिश जो सरकार थी वह भी अपनी सेना को इंडिया भेजा, बड़े पैमाने पे भेजा। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो सिपाही था उस पर डिपेंडेंसी जो है उतना नहीं रहा। जो ब्रिटेन से सेना आई थी उस सेना के आने से, जो कि बहुत ही इक्विप्ड थी, बहुत ही ट्रेंड था और बहुत ही डिसिप्लिन था, वैसी सेना के भारत में आने के साथ ही जो मिलिट्री पावर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। किसके खिलाफ? तो जहाँ पे जो इंडियन स्टेट्स थे उनके तुलना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस तरह से जो बैलेंस ऑफ पावर है वह इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ झुक गया। आने वाले युद्ध में जितने भी बैटल हुए हैं, जितने भी नेटिव स्टेट्स से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई किया, उसमें वो विजयी जो हुआ है उसका एक मेन कारण ये भी था कि इस 7 ईयर्स वॉर के कारण जो एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ उसके कारण जो ब्रिटेन का ट्रूप्स यहाँ पे आया था उनके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही पावरफुल हो गया था। इसीलिए बाद के युद्ध में इन्होंने जो इंडियन स्टेट्स थे उनको हराता चला गया। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको बहुत ही समझ में आ गया होगा। अब ये सवाल बहुत ही आसान हो गया है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल। सेकेंड कर्नाटिक वॉर, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। थर्ड कर्नाटिक वॉर, ट्रीटी ऑफ पेरिस। फ्रेंड्स, मेंस का आंसर आप लिखिएगा, उसको हम चेक करेंगे, फीडबैक देंगे। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये पूरा जो एरिया है यह हैदराबाद वाला एरिया हो गया और ये कर्नाटक वाला एरिया हो गया, ये बिल्कुल, और नॉर्दर्न सरकार, ये सारा एरिया जो है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में आ गया। अब बचा मैसूर और ऊपर मराठा। मतलब आगे का जो युद्ध होगा उसके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड
दक्कन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो चुका था। फ्रेंड्स, ये दुर्भाग्य है भारत का। इस तरह से आपके साथ मैंने जो 7 ईयर्स वॉर था, फिर जो एंग्लो फ्रेंच वॉर था, ये किस तरह से पूरा ग्लोबल वर्ल्ड था, किस तरह से ग्लोबल कॉलोनी के लिए एक वॉर था, इसको इंटरलिंक करते हुए मैंने इस दक्कन में होने वाले कर्नाटिक वॉर को समझाने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।